दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे वायुमंडल के बारे में, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो दोस्तों ये एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है क्या? दोस्तों अक्सर हम हमारे आसपास या हमारे चारों ओर हवा की एक पतली परत महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे सांस ले पा रहे हैं। इस परत को ही हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों अगर इसी चीज़ को साइंस यानी कि विज्ञान की भाषा में परिभाषित किया जाए तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों की एक पतली परत है, जिसे पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप अपनी तरफ खींच करके रखा हुआ है। दोस्तों ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है या फिर एटमॉस्फेयर कहें, या हमारे चारों ओर विभिन्न वायु का जो घेरा है, इसमें ना तो कोई रंग है, ना तो उसमें कोई गंध है और ना ही उसका कोई स्वाद है। और दोस्तों ये जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं, ये जो हमारा वायुमंडल जिन गैसों से मिलकर के बना होता है, उसकी मात्रा जो होती है वो परिवर्तित होते रहती है। पर दोस्तों कुछ गैसें ऐसी होती है जो हमारी पृथ्वी में परमानेंट तौर पे यानी कि हमेशा रहती है, और ये गैसें पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं ये जो परमानेंट गैसें रहती हैं यानी कि जो हमेशा रहने वाली गैसें होती हैं, ये वायुमंडल में हमारे यानी कि एटमॉस्फेयर में कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। इन परमानेंट गैसों में दोस्तों नाइट्रोजन होता है 78.09%, ऑक्सीजन होता है 20.95%, आर्गन होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, हाइड्रोजन होता है 0.01%, और कुछ माइनर गैसें होती हैं यानी कि कम मात्रा में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जो कि होती हैं आपका 0.03%। आइए दोस्तों जानते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में अन्य सभी गैसों की अपेक्षा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव महसूस करते हैं, या फिर हवा का हम पर बल महसूस करते हैं, फोर्स महसूस करते हैं, और इसके साथ ही हवा में जो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है, दोस्तों ये वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है। इस नाइट्रोजन गैस का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद होता है। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन गैस होता है, ये तुरंत आग लगने से रोकता है। यदि हमारे वायुमंडल में ये नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो किसी भी चीज़ में तुरंत आग लग जाती और उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो कि हमारे भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। आइए दोस्तों जानते हैं हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, जो कि है ऑक्सीजन, और ये 20.95% पाई जाती है। दोस्तों ऑक्सीजन की सबसे बड़ी विशेषता हर कोई जानता है कि ये जीवनदायिनी गैस है। इसकी वजह से हम जी रहे हैं। ये दोस्तों हमारे श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये किसी भी ईंधन को जलाने में सहायता करती है। दोस्तों ऑक्सीजन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन दोस्तों रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे शरीर ऊर्जावान होती है। आइए दोस्तों जानते हैं एक और गैस के बारे में, जो इन सभी गैसों के पश्चात भी वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की सबसे भारी गैस होती है। ये दोस्तों हमारे वायुमंडल की निचली परत में 0.03% होता है। जैसे ही दोस्तों हम धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, इसकी मात्रा जो होती है वहाँ पे कम हो जाती है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि पौधे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि पौधों के ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो सबसे ज़्यादा रोचक और जो इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये गैस सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से आने वाली विकिरणों के लिए ट्रांसपेरेंट रहता है यानी कि पारदर्शी होता है। इसका मतलब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की विकिरणों को अपने में से होकर के जाने देता है। और दोस्तों जो दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि वो विकिरणें जो पृथ्वी से संबंधित होती है उनके लिए ये अपारदर्शी होता है या ओपेक होता है या ये उन विकिरणों को अपने में से होकर के नहीं जाने देता। और दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प के साथ मिल करके निचली सतह यानी कि जो ग्राउंड के आसपास का जो स्तर होता है उसे गर्म रखता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं वातावरण में या फिर एटमॉस्फेयर में या कहें वायुमंडल में वाटर वेपर या जलवाष्प का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जलवाष्प या वाटर वेपर का आयतन पूरे एटमॉस्फेयर या फिर पूरे वायुमंडल की तुलना में केवल 2% होता है। जैसे जैसे दोस्तों हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जाती है। दोस्तों जलवाष्प की मात्रा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से पोल्स यानी कि ध्रुव तक जाते जाते कम हो जाती है। ये जलवाष्प दोस्तों सूर्य की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। दोस्तों वायुमंडल में या फिर एटमॉस्फेयर में कुछ मात्रा में डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण भी होते हैं। आइए जानते हैं वायुमंडल पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों डस्ट पार्टिकल या धूल के कण वायुमंडल के सबसे निचले परत पे सबसे ज़्यादा एकत्रित होते हैं। दोस्तों ये जो डस्ट पार्टिकल या धूल के कण होते हैं ये सबसे ज़्यादा सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधी तथा टेम्परेट एरियाज यानी कि शीतोष्ण क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों सूखा एवं हवा की स्थिति होने के कारण ये आर्द्रताग्राही क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों धूल की कणों की उपस्थिति के कारण ही जो हमें आसमान जो होता है वो नीला दिखाई देता है। अब जानते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो वातावरण में एक जैसे नहीं होते, कभी उसमें होते हैं कभी नहीं होते, इनकी मात्रा बदलते रहती है। तो दोस्तों ऐसे वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कभी वातावरण में रहते हैं और कभी नहीं रहते। तो दोस्तों ये थे हमारे एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल से संबंधित फैक्ट्स। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।